Students, welcome back to my channel. In today's video, we will start with class 10th chemistry chapter 3, which is metals and non-metals. Before this chapter, we have covered chapter 2 acid bases and salts. If you have not watched that, do watch it before starting this chapter. So let's get started. पिछले चैप्टर में हमने एक जनरल नोशन के साथ शुरू किया था, जिसके अंदर हमने अपने प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर क्लासिफाई किया। कंपाउंड्स हमारे पास एसिड्स, बेसिस एंड सोल्स थे, जो कि हमने चैप्टर 2 में डिस्कस कर लिए, और एलिमेंट्स हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं, जो कि हम चैप्टर 3 मतलब इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक जनरल सी बात ये है कि जो अगर हमें कोई भी आइडेंटिफाई करना है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई मेटल है या नहीं है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, दैट इज सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, राइट। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, वो हम कैसे करते हैं, 2 8 8 ऐसे करते हैं, राइट। तो अगर आप 11 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो होगी 2 8 10 हो गया, लास्ट शेल में 1 बचेगा। अब आप खुद बताओ, किसी भी एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है या अपनी ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना? तो आंसर क्या होगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, जैसे कि था Na, राइट। तो इसका लास्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो ये लूज करेगा उसे। देन वी हैव नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके लिए हमने एग्जांपल लिया फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सो दैट इज 9, राइट, 9 है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 और 9 है तो 7 कंप्लीट हो गया। तो अब आप बताओ, नॉन मेटल ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे सेटिस्फाई करने के लिए, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले अपने ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये इसके लिए गेन करना आसान है। तो नॉन मेटल्स गेन करते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज, और गेन करता है तो पॉजिटिव, लूज करता है तो पॉजिटिव। तो Na हुआ प्लस, और कितना प्लस, Na इज 1 प्लस, 1 लूज किया, और फ्लोरीन ने 1 गेन किया, तो दैट इज फ्लोरीन 1 माइनस। इतनी तो एक जनरल बात थी कि हमने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल्स और नॉन मेटल्स को समझा। अब हम इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करने वाले हैं। बट हमारे पास एक कैटेगरी और आती है जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स और एक एलॉयज, ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, जो कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अनइम्पॉर्टेंट है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन 2 टॉपिक्स को भी अच्छे से हमें रिवाइज करना है। तो मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, जैसे जर्मानियम, सिलिकॉन, बोरॉन। एक बात याद रखना, हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, राइट। उसके अंदर हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो 118 एलिमेंट्स में हमारे पास मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। मेटल्स जिन्होंने लूज किया इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज के साथ, गेन जिन्होंने किया नॉन मेटल्स नेगेटिव चार्ज, और जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करे मेटलॉइड्स। तो ये 118 एलिमेंट्स ये 3 कंपोनेंट्स में कंसिस्ट करते हैं। देन हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है। सबसे पहली हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल जनरली करते हैं सॉलिड की फॉर्म में भी, गैस की फॉर्म में भी, और लिक्विड की फॉर्म में भी, राइट। ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट जो हमारे मेटल्स हैं
वो सॉलिड ही होते हैं रूम टेम्परेचर पर। आप याद रखना इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो वैसे तो आप सोचो कि मेटल सॉलिड होते हैं, पर ऐसे एक्सेप्शंस आपसे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी ऐसे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मर्क्यूरी और गैलियम, ये दोनों लिक्विड होते हैं हमारे रूम टेम्परेचर पर। और जो नॉन मेटल्स हैं वो तीनों स्टेट में क्या कर सकते हैं? एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट फिर भी हम जनरली ऐसे कहते हैं कि नॉन मेटल सॉलिड और गैस में ही रिलीज करते हैं। बट हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि तीनों में कर सकते हैं, पर अभी के लिए आप एक्सेप्शन ब्रोमीन को मान सकते हो। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। वैसे ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये एनसीईआरटी में इतने क्लियरली मेंशन नहीं है, बट हम अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन वी हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर से हमारे पास एक्सेप्शन आ जाते हैं। नॉन मेटल्स हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की बजाय कम है, जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज से थोड़ा अलग है। वो एग्जांपल है गैलियम और सीजियम। और ऐसे हमारे पास नॉन मेटल्स भी हमारे पास कम होना चाहिए मेटल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बट हमारे पास डायमंड और ग्राफाइट जो कि एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, चैप्टर 4 में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। ये हाई डेंसिटी के होते हैं, इनकी लो डेंसिटी होती है। बट याद रखना Na और ये पोटाशियम होते हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है और इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। ये भी एक्सेप्शन है। मेलिएबिलिटी, मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल वो प्रॉपर्टीज मेटल की जिनसे उनको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? शीट्स में, थिन शीट्स में। डक्टाइल वो प्रॉपर्टीज मेटल की जिनसे उनको वायर्स में किया जा सकता है। तो हम मेटल्स को यूज करते हैं शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए और वायर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो उनकी प्रॉपर्टी है मेलिएबल और डक्टाइल। बट जो हमारे नॉन मेटल्स है वो मेलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है। कॉपर जैसे हमारा मेटल है, तो कॉपर वायर्स को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी कंडक्शंस होते हैं उनमें, क्योंकि वो डक्टाइल है, वायर्स में कन्वर्ट हो रहा है। और एल्यूमिनियम की हम थिन शीट्स बना रहे हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है? एल्यूमिनियम मेटल है और वो मेलिएबल है, राइट। अब जो हमारे मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं, हीट के भी, इलेक्ट्रिसिटी के भी, थर्मो कंडक्टर भी हैं और इलेक्ट्रो कंडक्टर भी हैं। बट हमारे जो ये नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बट एक याद रखना, जो ग्रेफाइट है वो हमारा अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट नॉन मेटल्स नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर। तो ये एक्सेप्शन हुआ। आपको याद होता है जब हमने एक हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा था, तो उसके अंदर हम दो पेंसिल्स को भी यूज कर सकते हैं, उनको एनोड और कैथोड बनाते हैं। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? पेंसिल को हमने क्यों किया? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, जब भी तो ग्रेफाइट को यूज किया, वो पेंसिल में वही तो प्रेजेंट है। अब ये देखो, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो लस्टरस होते हैं, बट हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टरस नहीं होते हैं। इसमें भी एग्जांपल है आयोडीन। सोनरस, सोनरस मतलब, देखो लस्टर का मतलब तो आपको क्लियर ही होगा, शाइन। और इलेक्ट्रिक और थर्मल कंडक्टिविटी पता है, इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को अपने अंदर से पास कराने, मेलिएबल और ये सब बाकी तो डिस्कस हो ही गया था। तो सोनरस क्या हुआ? सोनरस वो प्रॉपर्टी जिससे हमें साउंड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी बोल सकते हो इसका आप, सिंपल सी लैंग्वेज में। जब मेटल्स के ऊपर कोई भी हार्ड चीज स्ट्रक की जाएगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इसी को हमने कहा सोनोरसिटी, राइट। इसी को हमने क्या कहा? सोनोरसिटी। ये भी इधर से ही एक टर्म आती है, राइट। तो मेटल्स सोनोरस हैं, इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रिक बेल्स, डोर बेल्स, इनमें यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है व्हाई मेटल्स आर यूज्ड? क्योंकि वो सोनोरस है, उनकी प्रॉपर्टी है सोनोरसिटी की। वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड को जब हम उनको क्या कहते हैं, हिट करते हैं, स्ट्रक होता है। बट ये प्रोड्यूस नहीं करते, तो थर्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो वो बेल्स में इनको हम यूज नहीं कर रहे। हार्डनेस, मेटल्स हमारे हार्ड होते ही हैं, बट नॉन मेटल्स हमारे सॉफ्ट होते हैं। यहीं पे हमने ये पीछे डिस्कस कर ही लिया गैलियम और सीजियम, ये एक्सेप्शन है, ये हमने लिक्विड में भी पढ़ा था। ये गैलियम और सीजियम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कम होता है, और ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो है हमारे हार्ड ही होते हैं, तो ये लिक्विड में हो रहे हैं। हार्ड का मतलब देखो क्या है यहाँ पे, ये एक सब पार्ट है उस प्रॉपर्टी का, डेंसिटी का और फिजिकल स्टेट का ही एक पार्ट है कि जो हमारे मेटल्स है ना, जितने के जितने, वो सारे के सारे डेंस होते हैं,
डेंस कौन सा होता है, सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस होता है? ऑफ कोर्स सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, तो सॉलिड सबसे ज्यादा डेंस है। तो हम जब कह रहे हैं मेटल्स डेंस है, मतलब मेटल सॉलिड में ही प्रेजेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो एक ही कंसेप्ट से हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आती है कि मेटल्स हाईली डेंस है तो सॉलिड प्रॉपर्टी में तो उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड हुई। और इसी से हमारे पास दो एक्सेप्शंस आते हैं। जो हमारा सोडियम और पोटेशियम है ये डेंस नहीं है, इनको नाइफ से भी आप कट कर सकते हो। और गैलियम और सीजियम है वो लिक्विड में है। जब हमने कहा कि सॉलिड में हमारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पर प्रेजेंट होंगे, पर गैलियम और सीजियम हमारे प्रेजेंट नहीं है रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसे ही हमने कहा कि नॉन मेटल्स तो सॉफ्ट होते हैं, पर डायमंड जो है वो सॉफ्ट नहीं है, वो बहुत हार्डेस्ट है, कार्बन चेन्स है उसमें, वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। और अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर डिस्कस करेंगे। देखो इस चैप्टर में ना हमारे पास एनसीईआरटी अगर आप देखते हो तो उसमें हमें सिर्फ मेटल्स की ही केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ द गिवन है, बट हम खुद के लेवल से जो है डिस्कस करेंगे हमारी नॉन मेटल्स के रिएक्शन को भी। एक बारी मैं एनसीईआरटी की बुक ओपन ही कर लेता हूँ। यस, राइट। तो ये देखो यहाँ पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू हो जाती हैं। शुरू होता है हमारा इधर से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब आप खुद देखो, हम सिर्फ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, नॉन मेटल्स की नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट हम अपने लेवल पर जो पॉसिबल है वो करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन आप देखोगे तो हम शुरू करते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, राइट। तो देखो कोई भी मेटल है एयर में बर्न कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न किया जा रहा है। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है उसको हम इस वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। मेटल को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनता है, राइट। मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड। अब हमने चैप्टर 2 में डिस्कस कर लिया मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड जब बेसिक नेचर के है तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे। हमने चैप्टर 1 में बिल्कुल बेसिक सा एक रिएक्शन पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये ऑक्साइड ही तो बना, यही तो है मेटलिक ऑक्साइड। फिर हमने एल्यूमिनियम को जब बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये एल्यूमिनियम ना अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बनाता रहता है। जैसे अगर आपने पुराने एल्यूमिनियम के वेसल्स देखे हो तो वो सालों साल चलते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम खुद के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है जो फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। ऐसे ये हमने रिएक्शन चैप्टर 2 में पढ़ी, एक्टिविटी में जो हमें देखने को मिलती है। एक कॉपर को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, कॉपर ऑक्साइड बना। और इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से आपने HCl को पास कराया तो आपके पास कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, नो वाटर, सॉरी, ये हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर और कॉपर क्लोराइड इज ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हमें देखने, ये तो हमारे जनरल कुछ रिएक्शंस थे जो हमने चैप्टर 1, 2, 3 में डिस्कस कर लिया। पर अब हमें क्या इस फोकस करना है कि दो मेटल हमारे पास, पोटेशियम और सोडियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना उससे भी रिएक्ट कर लेते हैं, विग्रसली रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर से भी और फायर को कैच कर जाते हैं, राइट। ये रिएक्शन है इनकी। पोटेशियम ने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बन करके ये पोटेशियम ऑक्साइड बनाया, इसने अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाया, ये आप लर्न कर ही सकते हो। तो इनको हम ना कैरोसिन ऑयल और वैक्स में स्टोर करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि क्यों स्टोर किया जाता है सोडियम को, क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर देता है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से इसका सप्लाई कट ऑफ करने के लिए हम इसको कैरोसिन ऑयल या वैक्स में स्टोर करते हैं, जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है तो एक्सीडेंटल फायर स्टॉप हो जाती है। अब Ag और Au, व्हाट इज दिस, दिस इज गोल्ड एंड सिल्वर। ये रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ इवन एट हाई टेम्परेचर, ये अनरिएक्टिव हैं, दीज आर अनरिएक्टिव, ये किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये अपने नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट।
हम ओर्स में भी डिस्कस करेंगे जब भी इनकी रिएक्शंस हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब हम ऑक्साइड्स को डिस्कस कर रहे थे कि हमने जब मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमें मेटल ऑक्साइड मिला, और हमने कहा मेटल ऑक्साइड तो बेसिक नेचर का होता है, पर कुछ ऑक्साइड हमारे पास ऐसे हैं जो एसिडिक भी हैं, जो बेसिक भी हैं, और उन्हीं को हमने कहा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये दोगला व्यवहार रखने वाली ऑक्साइड्स हैं। समझ रहे हो? हम तो कह रहे हैं जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो जो मेटलिक ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक होगा, पर वहीं पे हमने पढ़ा एम्फोटेरिक ऑक्साइड कि जरूरी नहीं है कि वो बेसिक ही हो। कुछ ऑक्साइड्स हमारे पास ऐसी हैं जो एसिडिक भी हैं और जो बेसिक भी हैं, उन्हीं को हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा। अब मुझे ये बताओ, जो हमारे पास ऑक्साइड एसिडिक है और जो बेसिक है, तो वो एसिडिक वाली तो बेस से रिएक्ट करेगी न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, बेसिक वाली एसिड से रिएक्ट करेगी। तो ये किससे रिएक्ट करते हैं? ये एसिड से भी रिएक्ट कर लेती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और बेस से भी रिएक्ट कर लेती है। कोई एक ऑक्साइड है, ये एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, ये बेसिक बिहेवियर, तो ये दोनों से रिएक्ट करेगा ना, बेस से भी कर लेगा और एसिड से भी। तो यही हम पढ़ रहे हैं। अब हमने दो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ी वो क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड भी है वैसे तो, बट वो हमारे एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती। ये देखो, इधर आपको देखने को मिलेगा, सी दिस, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी। और ऐसी ऑक्साइड्स को हमने क्या कहा? इस ऐसी ऑक्साइड्स को हमने कहा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या कहा इनको हमने? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, राइट। अब हमने दो रिएक्शंस पढ़ी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एक ही ऑक्साइड है, ये एसिडिक भी है, ये बेसिक भी है। तो जब ये बेसिक होगी तो ये एसिड से रिएक्ट कर सकता है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेसिक नेचर की थी, एसिड से रिएक्ट किया, तो क्या बनाया? एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। ये देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो रहा है। ये ऑक्साइड बेसिक नेचर की है, बेसिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, एक सॉल्ट बनेगा वाटर। ये वाली ऑक्साइड हमारी एसिडिक है, ये बेसिक है, बेस है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा और वाटर। बेसिक भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और एसिडिक भी, तो ये क्या हुआ? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके प्रोडक्ट्स आप लर्न कर लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और वाटर रिलीज होगा, ये दो सॉल्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। अब हम रिएक्शन पढ़ते हैं मेटल की पानी के साथ। जब मेटल देखो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मैंने Na मेटल लिया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो मेटल की ऑक्साइड भी बनेगी और हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, और हाइड्रोजन गैस इवोल्व आउट हो जाता है। Na हाईली रिएक्टिव मेटल था, तो NaOH और हाइड्रोजन गैस और साथ में हीट इवोल्व आउट हो जाएगी। बट ये तो हमने कहा कि इस केस में NaOH हमारी ऑक्साइड बनी, राइट? यही बोला मैंने भी, NaOH हमारी ऑक्साइड बनी। पर हर केस में तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, कुछ केस में ऑक्साइड भी बनेगा। हर टाइम Na तो हमारा बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो उसको क्या कंडीशंस चाहिए? तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वही अभी हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो, हमारे पास ये है रिएक्टिविटी सीरीज, जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम इसे यूज करेंगे। इसको याद कर सकते हो आप। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है आगे आओ। मैंने इसे ऐसे ही लर्न किया था। अब ये देखो, जो टॉप के 3 मेटल्स हैं, दीज आर हाईली रिएक्टिव। तो ये तो इतने रिएक्टिव है, इनको आप ठंडे पानी में भी डाल दो तो भी रिएक्ट कर जाएंगे। मैग्नीशियम बीच में आता है, तो भाई ये देखो, इसको तो हॉट वाटर चाहिए, मीडियम, राइट, हॉट वाटर। और एल्यूमिनियम, जिंक और Fe, इसे चाहिए स्टीम। 3-1-3 रिएक्टिविटी सीरीज में पहले 3 को चाहिए कोल्ड। कोल्ड क्यों चाहिए? क्योंकि इतने हाईली रिएक्टिव है कि ये तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे। एक मैग्नीशियम बचा, इसको चाहिए हॉट वाटर। बाकी के 3 एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इन्हें चाहिए स्टीम। ठीक है, मैंने गलत लिखा है, ये दैट इज नॉट हॉट वाटर, दिस इज कोल्ड वाटर। अब ये देखो, ये इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने रिएक्टिव हैं कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे।
हमने पढ़ा ना कि ये तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो ये पानी में भी रिएक्ट करेगा। तो इनको जब हम पानी में डालते हैं तो ये अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और हीट एनर्जी फायर भी कैच हो जाती है। ये जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है ना, ये एक फायर कैच कर लेती है, ये हीट एनर्जी की वजह से कि पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, दैट हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुई वो फायर कैच कर लेती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। फिर हमारे पास क्या था? कैल्शियम। तीन चीजें पढ़ी हमने, तीन एलिमेंट्स पढ़े थे, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। कैल्शियम के केस में जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हुई ये इतनी सफिशिएंट नहीं है कि ये फायर को कैच कर ले, तो हीट इवॉल्व इन दिस सिनेरियो इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो ये नहीं करता फायर, ये फ्लोट करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स थे वो स्टिक कर जाते हैं सरफेस पर मेटल के, जिससे ये फ्लोट करता है। और हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, जब मेटल्स ने रिएक्ट किया था, सॉरी एसिड्स, चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस में हमने पढ़ा कि जब एसिड्स ने हमारा रिएक्ट किया मेटल के साथ तो सॉल्ट बनता था और हाइड्रोजन गैस इवोल्व आउट हो जाती थी। यही हम पढ़ रहे हैं, मेटल का एसिड से पढ़ रहे हैं, एसिड का मेटल, सेम बात है। उधर हमने क्या पढ़ा था? जिंक का H2SO4 से तो सोल्ट बना था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवोल्व। वही सिनेरियो यहाँ है। बीच में हमारा 313 में मैग्नीशियम आता है, राइट? तो वो मैग्नीशियम कोल्ड, ये भी गलत लिखा है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी हॉट वाटर, राइट? अब आप ये देखो, मैग्नीशियम हमारा रिएक्ट करता है वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। और एक मिनट, मैं इसको लिख ही देता हूं। हाँ, तो मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है क्या क्या चीज बनाने के लिए? एक सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। इस केस में भी फ्लोटिंग होगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स थे वो सरफेस पे स्टिक कर जाएंगे। और ये जो हमने रिएक्शन पढ़ी, इसको आप ऐसे भी इन्फर कर सकते हो, दो तरीके से लिखी जाती है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी डाला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये ऐसे भी इक्वेशन है, और इसको ऐसे लिखोगे तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व आउट होते हुए भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। पर एक बात याद रखना, अभी जो मैंने आपको बताई, ये देखो हमारी एनसीईआरटी को पता है किस तरीके से एक्सप्लेन करती है। ये देखो, जब मेटल और वाटर रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, पर मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो खाली मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बोला मैंने? मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो गई। पर अब हम मेटल की इस ऑक्साइड को, एक मिनट, मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मेटल की ऑक्साइड हुई ना ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्साइड हुई, ऑक्साइड क्या हुई? मेटल ऑक्साइड ये हुई। इसको जब आप वाटर से रिएक्ट कराओगे ना तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या नहीं आएगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट नहीं होगी। वहीं पर जब आप मेटल को, ऑक्साइड नहीं, खाली मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोक्साइड भी बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी। अगर यहाँ पे ऑक्साइड है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट नहीं होगी। दिस इज सिंपल सा फंडा। स्टीम के साथ कौन कौन रिएक्ट कर रहा है? एल्यूमिनियम और आयरन, ये अपने बना देते हैं सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। ये एनसीईआरटी में हमारा सेटअप गिवन है, जैसे प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन भी बना है, इसको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमने ना एक बर्नर लिया, उसके ऊपर एक कोर्क डाली और जो ट्यूब थी उसको फिट कर दिया, और इधर से पाइप को पास किया ताकि ऑक्सीजन या जो भी चीज अंदर प्रोड्यूस हो वो बाहर ना निकले। यहाँ पे ग्लास वॉल सूक्ड, जो ब्रॉशर होता है, ठीक है, जिससे हम वेसल्स को साफ करते हैं घर में, उसको आप पानी में डाल के इसके अंदर फिट कर दो। तो उस ब्रोच को जब पानी में डाल के अपने सोक्ड वाटर में
किया और डिप करके इसमें डाला, तो जब आप इसको बंसन बर्नर से हीट करोगे तो उसका जो पानी होगा वो स्टीम की फॉर्म में बाहर निकलेगा। अगर आपने कोई मेटल यहाँ पे रखा तो वो स्टीम जब इस मेटल से रिएक्ट करेगी, तो हमें पता है कोई भी मेटल के साथ स्टीम रिएक्ट कर रही है तो स्टीम Fe के साथ रिएक्ट करती है, तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व आउट होएगी। तो यहाँ पर पॉप 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 सॉल्ट किसका सोल्यूशन है, दिस इज सॉप सोल्यूशन। तो सॉप सोल्यूशन में हमें बबल्स देखेंगे, तो ये पता चल गया कोई गैस प्रोड्यूस हुई। अब हमें ये पता करना है कि गैस कौन सी है, तो हम कोई भी मैचस्टिक को पास लाएंगे तो पॉप साउंड होगा, और वो पॉप साउंड ये बताएगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। दिस इज हाइड्रोजन पॉप साउंड टेस्ट। अब हम बढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। ये भी हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, राइट। जब कोई भी मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होती है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिंक ने रिएक्ट किया H2SO4 या HCl के साथ, तो जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो गई, जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो गई। यही कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप इनसे गो थ्रू कर सकते हो। अब हमें क्या समझना है, हमने कहा जब एसिड के साथ रिएक्ट किया मेटल तो सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस, परंतु जब ये हमारा एसिड निट्रिक एसिड HNO3 होगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। मैं दोबारा बोलता हूं, कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, पर जब ये हमारे पास एसिड HCl H2SO4 ना होकर HNO3 निट्रिक एसिड है, निट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, वाटर बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि HNO3 निट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हाइड्रोजन जो बनी ना, इसको ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ तो वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और जब कोई चीज देखो, ऑक्सीडेशन अगर कहीं हो रहा है तो रिडक्शन तो हो ही रहा होगा, तो ये खुद HNO3 खुद को रिड्यूस कर लेता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, जैसे N2O NO NO2। परंतु एक बात और याद रखने की है, मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे दो मेटल्स हैं, जब ये रिएक्ट करेगा इन दोनों के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, वाटर नहीं करेगा। ये एक्सेप्शन थे दो, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हमारी एनसीईआरटी में ना एक इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ये पैराग्राफ है, ये ना समझ नहीं आता है कुछ बच्चों को, ये देखो, और ये इंपॉर्टेंट है, इधर से असर्शन रीजन बन सकता है, तो मैंने इसको बहुत सिंपली लिखा है। ये देखो, हाइड्रोजन की बबल फॉर्मेशन ना ये ऑर्डर गिवन है। कैसे समझे इस ऑर्डर को, लर्न नहीं करना, समझना है। रिएक्टिविटी सीरीज देखो, बबल फॉर्मेशन का रेट पढ़ रहे हैं कि जो हाइड्रोजन गैस के बबल थे वो किस मेटल में ज्यादा बन रहे हैं और किस में कम बन रहे हैं। तो हमने कैसे पढ़ा, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ज्यादा, जब हम उसको मतलब रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ, ठीक है, एसिड के साथ, तो उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जिसका जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा उसमें उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बनी, उसमें जितनी ज्यादा हाइड्रोजन उतने ज्यादा बबल्स बने। क्या मतलब था, अगर मैंने पोटाशियम को या लेट से सोडियम को हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है क्योंकि ये सेकंड नंबर पर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो इसके केस में तो सोल्ट तो बन ही जाएगा NaCl। एक मिनट, राइट, ये होगा रिएक्शन। तो हाइड्रोजन गैस ना इसमें ज्यादा बनेगी। ज्यादा क्यों बनेगी, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल है तो टेम्परेचर होगा जो वो बढ़ जाएगा। हाईली रिएक्टिव मेटल है तो जिस भी ट्यूब में, जिस भी टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से बबल फॉर्मेशन ज्यादा होगी, बबल फॉर्मेशन ज्यादा मतलब हाइड्रोजन गैस ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। वहीं पर अगर आप जिंक सल्फेट और इसका रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, इधर इसके कंपैरेटिवली कम बनेगी क्योंकि ये कम रिएक्टिव है और ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी है, तो बबल्स फॉर्मेशन उतने ज्यादा होंगे, मतलब उधर इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बन रही है। लास्ट टॉपिक है मेटल्स का रिएक्शन अदर मेटल के सोल्स के साथ। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, इसमें भी हमें रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान रखना है। कोई भी मेटल ए है और सोल्ट सोल्यूशन है मेटल बी का, तो सोल्ट सोल्यूशन ए का क्यू बनेगा,
सोल्ड सोल्यूशन बी का था, तो ए कब रिप्लेस करेगा? जब ए पावरफुल है बी से। अगर ए लेस रिएक्टिव है बी से तो वो रिप्लेस नहीं करेगा। ये चैप्टर 1 का बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है जो हम पढ़कर आ चुके हैं, बस उसी को हम मेटल्स के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। सपोज करो हमने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर कहाँ पे आ रहा है हमारा, ये रहा। फिर हमने इसको Fe के साथ रिएक्ट करा है, Fe कहाँ आ रहा है, ये रहा। अब ये मुझे बताओ, ये ज्यादा रिएक्टिव या ये ज्यादा रिएक्टिव? ऑफ कोर्स Fe। तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है, तो Fe इसके सोल्यूशन में से रिप्लेस कर देगा कॉपर को, तो कॉपर अकेला रह जाएगा और FeSO4 बन जाएगा। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, पर जो फेरस सल्फेट बनेगा वो ग्रीन कलर का होगा। आप जो कलर चेंज है वो भी देख सकते हो। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का बनेगा, और जो आयरन नेल थी उसके ऊपर हमारी ब्राउन कलर की कोटिंग होगी जो कि कॉपर की कोटिंग होती है, राइट। ऐसे ही जिंक में कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था। अब ये देखो जिंक हमारा कहाँ पे है, जिंक ये रहा। कॉपर सल्फेट, कॉपर कहाँ है, ये रहा। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने रिप्लेस किया, कलरलेस हमारा जिंक सल्फेट बनेगा, और कॉपर तो रेड ब्राउन ही रहता है, ये तो हमें पता ही है। अब ये देखो, ये जिंक था और ये Fe था, तो जिंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आयरन से, तो वो उसके सोल्यूशन में से इसको रिप्लेस करेगा। फेरस सल्फेट ग्रीन होता है, तो जिंक सल्फेट कलरलेस बनेगा और आयरन का कलर ग्रे हो जाएगा, आयरन नील का। हमने इसके साथ सारी के सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। सबके साथ हमने सबसे शुरू कहाँ से किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ने से, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीजन को, जब मेटल को बन के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको डिस्कस किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया उसको डिस्कस किया, उसके बाद एसिड के साथ रिएक्ट किया उसको डिस्कस किया, और उसके बाद जब वो दूसरे मेटल के सोल्ट से डिस्कस करता है उसको डिस्कस किया। इसके साथ सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप खुद से एक बार एनसीईआरटी उठाकर ये सारी बातें पढ़ोगे तो आपका कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। वैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज सबसे आखिरी में गिवन है, बट ये एनसीईआरटी का जो स्ट्रक्चर है मुझे थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि ये जितने भी सोल्यूशंस जो हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम जब भी बता सकते हैं जब हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता है, तो ये सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू करना है। इसके ही साथ ये आप ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। With that being said, I rest my case. Signing off this side, Sameer. Okay, bye. Take care. And don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.